हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉलिक्यूलर जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको हम ऐड कर सकते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। जनरली जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर देखने के लिए मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को कांस्टेंट करना पड़ेगा। उस कंडीशन पे मैं देखूंगी कि मैं कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का ऐड कर पा रही हूँ, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन. So there are some factors which affects the solubility, that is nature of solvent and solute, temperature and pressure. So before going in the depth of factors affecting solubility, first we have to study which type of solutions we are going to study in this chapter, and for which type of solution we are going to study the solubility. So in this chapter we are going to study solubility of solid in liquid solutions, liquid in liquid solutions, gas in liquid solution. मैंने इससे पहले पार्ट 1 के अंदर आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझाए हुए हैं कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आप उसमें समझ सकते हैं. तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स कि जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो. सॉलिड को मैं लिक्विड के अंदर मिला रही हूँ एज द नेम इंडिकेट्स. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो हेयर योर सॉल्यूट विल बी सॉलिड एंड सॉल्वेंट विल बी लिक्विड. तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज मैंने एक कंटेनर के अंदर क्या किया, रेड कलर ले लेते हैं. तो मैंने एक कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट डाल दिया. तो स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट होगा, मैं सॉल्यूट को ऐड करे जा रही हूँ. तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि मैं अब और सॉल्यूट नहीं ऐड कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि अब और सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है. तो दैट कंडीशन, दैट पॉइंट इज़ द सैचुरेशन पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उस पॉइंट पे हमें लगेगा कि अब और सॉल्यूट ऐड नहीं हो पा रहा है, बट रियलिटी इज़ नॉट दिस. रियलिटी क्या है कि उस पॉइंट पे क्या हुआ, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा था, जो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही थी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करा के, आगे जो सॉल्यूशन बन रहा था, जो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही थी, अब वो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, अब वो रिएक्शन हो गई है कंप्लीट. अब बैकवर्ड रिएक्शन भी साथ में शुरू हो गई है. तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज़ द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज़ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बेंच पे कितने बच्चे बैठे हैं, 2 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में. एक बेंच पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं. अब मैं ज़बरदस्ती करके वहाँ 3 बच्चे बैठा सकती हूँ. मैक्स टू मैक्स मैं, अगर ज़्यादा ही छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं 4 बच्चे बिठा सकती हूँ. अब अगर मैं 4 बच्चों को बिठाने के बाद मैं इस बेंच के ऊपर 1 2 3 4 5 बच्चे मैंने बिठा दिए, कैपेसिटी है. अब मैं इस पर ज़बरदस्ती छठा बच्चा बिठाना चाहूँगी तो क्या होगा, ये वाला बच्चा बाहर गिर जाएगा. जैसे हमने हेरा फेरी में देखा था. हेरा फेरी मूवी में क्या होता है कि वो कार में जा रहे होते हैं और एक तरफ काफ़ी सारे लोग उसके अंदर भर जाते हैं, और एक तरफ से घुसते हैं तो दूसरी तरफ से खिड़की से बाहर वो निकल जाता है. तो क्यों निकल जाता है, क्योंकि स्पेस तो हमारा फिक्स है. उस स्पेस में जितने बच्चे बैठ सकते हैं, जितने लोग बैठ सकते हैं, उतने ही बैठ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे. तो सिमिलरली जब मैंने एक सोल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन के अंदर मैंने पानी डाला या कोई भी सॉल्वेंट डाला, उसके अंदर मैं सॉल्यूट के पार्टिकल को ऐड करूँगी. तो जितना ये सॉल्वेंट के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा, उतनी तो सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर जा पाएंगे. अगर ये स्पेस ख़त्म हो गया तो अब और सॉल्यूट ऐड नहीं हो पाएगा. तो ऐसा नहीं है प्रोसेस बंद हो जाएगा. अब क्या होगा, अब मैं सॉल्यूट ऐड करूँगी, वो सॉल्यूट तो जाएगा, यहाँ पर जाएगा सॉल्यूट, पर अब सॉल्यूट जो नया वाला सॉल्यूट है वो जा रहा है और धक्का मार के पहले वाले सॉल्यूट को बाहर कर दे रहा है. तो अब क्या होगा, डिसोल्यूशन के साथ साथ मेरा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी बनना शुरू हो जाएगा, कि जो पहले से डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं वो अब क्रिस्टल की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएंगे. तो मेरे पास अब फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी होनी शुरू हो जाएगी. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं. उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, बट एक्चुअली रिएक्शन रुकती नहीं है. होता क्या है, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. So same definition is written here कि when a solute is added to a solvent, particles goes into the space between
द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ जाके घुस जाते हैं और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। तब तक वो घुसते रहते हैं जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता, और जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो क्या होता है कि उस टाइम पे फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। तो आगे जाने का जो प्रोसेस है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन, कि जब सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया, अब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर वो कोलाइड करेंगे और एक सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल हमें क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बॉटम में जमा हुआ दिखाई देगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बीच में। तो हमें ऐसा लगता है कि नाउ आवर रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, but the reaction is not actually stopped. Now an equilibrium is established, and equilibrium is always dynamic, it is not static. So here two note points are there: saturated and unsaturated solution that we have already discussed. Saturated solution is the solution in which no more solute can be added, and unsaturated solution is that solution in which we can add some more solute. सो दिस इज़ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम के टाइम पे होता क्या है, कब डिसोल्यूशन होता है, कब क्रिस्टलाइजेशन होता है, सैचुरेशन पॉइंट पे हमारी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, बल्कि दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, तो हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. So first factor is effect of nature of solute and solvent. So we know कि solute और solvent का nature अगर एक जैसा होगा तो वो mix हो पाएंगे, अगर nature अलग अलग होगा तो mix नहीं हो पाएंगे। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, अगर उन दो फ्रेंड्स की वाइब्स मैच करती हैं तभी वो फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी वाइब्स नहीं मैच करेगी तो वो दुश्मन बन जाएंगे। तो सिमिलरली जो solute और solvent है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमारे या तो पोलर होने चाहिए या दोनों ही नॉन पोलर होने चाहिए। तो सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन्स पोलर सॉल्यूट अगर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा। पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व एक दूसरे के अंदर नहीं हो सकते, ऑपोजिट नेचर एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो सकते, लाइक वाला लाइक में डिजॉल्व होगा। तो दिस इज़ वेरी simple concept. Let's come to next factor, that is effect of temperature. This is very important, star mark कर लेंगे इसको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है ना डिपेंड करता है कि हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन से हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो दो तरह से हो सकता है कि अगर मेरा सोल्यूशन जो बन रहा है, इन दैट सोल्यूशन जो रिएक्शन हो रही है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर मैं सॉल्वेंट था मेरे पास पहले सिर्फ, और अब मैं उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर रही हूँ, बी पार्टिकल्स को ऐड कर रही हूँ। तो ये बी पार्टिकल ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन की हो सकता है एंथैल्पी जो है, जब कभी भी अगर हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, नया सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एंथैल्पी का चेंज आता है, या तो एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी या एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी। तो दो चीज़ हो सकती है कि या तो एंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ होगी तो इट मीन्स एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर एंथैल्पी पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये जो सोल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है ना, दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया जा रहा है, इन दो कंपोनेंट को मिक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसके केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर चाहिए, एनर्जी बढ़ रही है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है कि दो कंपोनेंट को मिक्स करा और मिक्स करने के बाद उन्होंने एनर्जी को बाहर रिलीज़ कर दिया, तभी तो बाद वाले सोल्यूशन की एंथैल्पी कम हो गई। तो अगर एंथैल्पी कम है, रिजल्टिंग सोल्यूशन की एंथैल्पी कम है, वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, तो उसे टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर की ज़रूरत कहाँ पर है? जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तो ये खुद एनर्जी बाहर फेंक रहा है, तो अगर इसके केस में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दो केस बनते हैं। ये दोनों केस यही है कि अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस, इफ़ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मीन्स जो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट मीन्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए और हम टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी दे रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी को हम रेट बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं उनका जब हम डिसोल्यूशन करेंगे
तो वो हमेशा एनर्जी उनको चाहिए, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो जल्दी एनर्जी मिलेगी, ये जल्दी टूटेंगे तो इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर घटाओगे या टेम्परेचर नहीं दोगे तो धीरे धीरे अपने एक्सटेंट से जैसे टूटते हैं वैसे टूट के और सॉलिबिलिटी बढ़ाएंगे। बट अगर टेम्परेचर दे दिया तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। अब सेकंड है कि इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक मींस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो मींस नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो इसके केस में, इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब दो कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं तो ऑलरेडी एनर्जी ये बाहर फेंक रहा है, तो बाहर फेंक रहा है तो मिक्स होने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो देगा, लूज़ करेगा, वो लेगा नहीं। तो इसके केस में सॉलिबिलिटी घट जाएगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं ना, इनके केस में ये सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पानी में जाने के बाद अपने आप एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और एनर्जी अगर ये रिलीज़ करेंगे तो मीन्स ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट स्टेबल नहीं है, जैसे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स हट गए, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये जैसे ही यहाँ से हटेंगे तो ये अपने स्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव एनर्जी, इनकी एंथैल्पी चेंज होगी। तो इनके केसेस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये खुद जिस रिएक्शन में हो रहे होते हैं, जहाँ जिस कंटेनर में इनका सोल्यूशन बन रहा होता है उस रिएक्शन को इतना गर्म कर देते हैं कि खुद एनर्जी को इतना रिलीज़ करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ solution या dissolution process में on increasing temperature solubility will decrease. So this was very important factor. Third factor is effect of pressure. Now effect of pressure now in continuity we are talking about solubility of solid and liquid. तो solid and liquid में ना तो solid पे कोई ऐसा खास फर्क पड़ता प्रेशर का, ना ही liquid पे ऐसा कोई खास फर्क पड़ता, तो हम कितना ही प्रेशर दें इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देयर इज़ नो इफेक्ट, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दे रिमेन अनइफेक्टेड। हाँ, अगर हम गैस की बात करेंगे, अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर कोई भी एक कंपोनेंट गैस है तो वहाँ बहुत खास फर्क पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब आपके माइंड में आएगा कि हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड तो छोड़ दिया, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हम लिक्विड इन लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि इसमें हम सॉलिड एंड लिक्विड और गैस एंड लिक्विड के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, और लिक्विड एंड लिक्विड का एक अलग टॉपिक है जिसके अंदर वेपर प्रेशर आता है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स अगेन स्टार्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड में इसमें भी सेम वही बात है कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर। गैसेस की सॉल्युबिलिटी को हम मोलैरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। हम जो सॉलिड एंड लिक्विड है उनकी मोलैरिटी को हम किसी भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे पहले पार्ट के अंदर पढ़ी है, मास परसेंटेज भी है उसमें, मास बाय वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी है, मोलैरिटी भी है, मोलालिटी भी है, किसी भी टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड को हम जनरली या तो मोलैरिटी से एक्सप्रेस करेंगे या मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस करेंगे। चलिए, तो अब गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए भी हमारे पास तीन वही फैक्टर है, सेम फैक्टर। पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो सेम चीज़ है यहाँ पर कि गैस भी आपकी पोलर होनी चाहिए और जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा रहा है वो भी पोलर होना चाहिए, तभी वो डिजॉल्व होंगे, या दोनों नॉन पोलर होने चाहिए। एक पोलर और एक नॉन पोलर से काम नहीं चलेगा। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो गैस की जब सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर हम कोई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं देखते, क्योंकि कोई भी गैस अगर लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगी तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्टली बोलते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, और हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड की, तो हमेशा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो या तो आप ऐसे याद रख लो कि ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए, या आप सिंपल कॉन्सेप्ट याद रख लो कि अगर आपने टेम्परेचर दिया तो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनकी वैसे ही इतनी हाई एनर्जी होती है, और थोड़ा सा टेम्परेचर लेते ही वो सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर घुलेंगे नहीं, उसे छोड़ छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, बल्कि वाटर का भी वेपर बन जाएगा टेम्परेचर देके, तो वो बाहर निकल जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड डिक्रीज हो जाएगी। चलिए, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम कोई एक या एक आधा ईयर बीच में ऐसा जाता होगा
कि जब बोर्ड एग्ज़ाम में इस लॉ से ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्वेश्चन नहीं आता, अदरवाइज हर साल इस वाले लॉ से, इस इफेक्ट से ज़रूर क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 मार्क में आए, चाहे इसकी स्टेटमेंट आए, चाहे केस स्टडी में आए, चाहे इसका न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आए, बट इस लॉ से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमें देखना है यहाँ पर। हमेशा जब भी हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा के हम गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, इस पिस्टन पे मैं प्रेशर लगा रही हूँ। जब यहाँ पर प्रेशर कम है तो इस लेवल पे है, तो देखो ये लिक्विड के अंदर सिर्फ 3 पार्टिकल हैं गैसेस के, बाकी के सारे बाहर है। अब यहाँ मैंने क्या करा, पिस्टन को इस लेवल से इस लेवल तक मैं ले गई, तो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड के अंदर देखो कितने सारे पार्टिकल आ गए गैसेस के। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ये कंप्रेस हो गए, पार्टिकल्स पास आ गए। यहाँ पर पार्टिकल्स काफ़ी दूर है क्योंकि प्रेशर कम है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर हमेशा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हमने इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की, वो हम किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, या तो मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैसेस की ऊपर देखा था प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, वो थे हेनरी। तो हेनरी ने इफेक्ट देख के और लॉ दे दिया। इसने क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की एक लिक्विड के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये बिल्कुल सही बात है भाई, कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी गैस के पार्शियल प्रेशर पे। मतलब कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना अमाउंट ऑफ गैस इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगा वही तो इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जितना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर गैस का प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो प्रेशर जितना ज़्यादा लगाया जाएगा गैस के ऊपर, वही उस गैस का प्रेशर भी हो गया। तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्युबिलिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना कम प्रेशर लगाएंगे उतनी कम सॉल्युबिलिटी। तो ये प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन है, हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हमने सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। हमेशा हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन घटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने यहाँ K डैश कांस्टेंट लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को प्रेशर मैं इधर लेके गई तो P इक्वल्स टू 1/K हो गया। तो 1/K को मैंने नाम दे दिया KH, दैट इज़ हेनरीज कांस्टेंट। तो ये मेरा लॉ हो गया हेनरी लॉ। ये याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और कई मोस्ट ऑफ द टाइम तो इस लॉ की स्टेटमेंट आती है, या ये केस स्टडी के अंदर पूछ लिया जाता है, या MCQ में पूछ लिया जाता है। तो 1 या 2 मार्क्स में ज़रूरी आ जाता है। तो ये आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई हेनरी लॉ की, ये स्टेटमेंट हो गई। तो याद रखना है ये। इसके अंदर P इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH इज़ हेनरीज कांस्टेंट, एंड दिस इज सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। हम मोलारिटी के टर्म्स में भी ले सकते हैं, बट हेनरी ने अपने लॉ के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया। अब हमें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को स्टडी करना है कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ना KH, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट हर गैस के लिए अलग होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करेगा, मतलब ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू अलग, नाइट्रोजन के लिए अलग, हर डिफरेंट टाइप की गैस के लिए KH की वैल्यू अलग होगी। तो ये नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा KH की वैल्यू होती है, और जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि हम इस रिलेशन से क्या देख सकते हैं, ये रिलेशन है P इक्वल्स टू KH डॉट काय। तो अगर मैं यहाँ KH और काय के बीच में रिलेशन देखूँ तो क्या रिलेशन होगा, P डिवाइडेड बाय KH इधर ले जाती हूँ और इक्वल्स टू काय। तो काय और KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो हम ये वाला रिलेशन भी बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों घटती है, क्योंकि हर गैस का अपना KH होता है, और उस गैस का KH वैल्यू बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो फिर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है
नेक्स्ट, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये होगा। तो इसलिए, और इस ग्राफ, इस वाली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैं ग्राफ भी बना सकती हूँ। P इक्वल्स टू के एच एक्स है, ये कॉन्स्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी इज इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट तो जीरो है, तो इसलिए मैं यहाँ ओरिजिन से शुरू करूँगी। m इज स्लोप, स्लोप इज ये के एच, तो के एच स्लोप आ गया, x एक्सिस पे हमारा काय आ गया, y एक्सिस पे प्रेशर आ गया। तो ये हम इस तरह से इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसके ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, कुछ भी। कई बार स्टेटमेंट पूछी जाती है, कई बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछी जाती है, कई बार के एच के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दिस स्लाइड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के एच वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेज, जो मैंने अभी आपको बताया कि के एच की वैल्यू भी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हॉट वाटर के कंपैरिजन में, तो जिसलिए सी वाटर जो है वो ठंडा रहता है। जैसे ही वो गर्म पानी हुआ तो उसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स वाई दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज कि ये हेनरी लॉ तभी वैलिड है जब प्रेशर लो हो। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया ना तो उसके केस में ये वैलिड नहीं है। इंटरमीडिएट प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बिल्कुल ही हम बहुत ही कम बिल्कुल फ्रीज कर दें, इतना भी टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा ना टेम्परेचर कम होना चाहिए बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैसेज इज़ नॉट हाईली सॉल्यूबल, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल भी गैस नहीं होनी चाहिए कि वो केमिकली रिएक्शन ही कर ले, इतनी सॉल्यूबल भी नहीं होनी चाहिए। गैस को केमिकली रिएक्ट नहीं करना है सॉल्वेंट के साथ, ना एसोसिएशन करना है ना डिसोसिएशन करना है। अगर ये चारों कंडीशन फॉलो होती हैं तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है उस सॉल्यूशन के अंदर। अगर इन चारों में से कोई भी ऐसी चीज़ है कि प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया या टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया या प्रेशर को बहुत बढ़ा दिया और गैस हमारी रिएक्ट कर गई सॉल्वेंट के साथ, उनके केस में हेनरीज लॉ नहीं फॉलो होगा, तो ये उसकी लिमिटेशन है। देयर आर सम एप्लीकेशन ऑल्सो। हमने हेनरी लॉ में क्या पढ़ा कि प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, तो इसी हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स जो लेते हैं उसके अंदर जैसे ही हम कैप खोलते हैं तो उसमें एकदम फ्रिजीनेस आती है। वो फ्रिजीनेस क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो घुली हुई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी प्रेशर के अंदर, उसको एक हाई प्रेशर के अंदर उसके अंदर रखा हुआ था और बॉटल को सील पैक किया हुआ था। तो जैसे ही आप उसका क्या करोगे, प्रेशर हटाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यही तो लॉ कहता है, यही हमारा लॉ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, काय इज सॉल्युबिलिटी। तो प्रेशर को कम किया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, इसलिए वो फ्रिजीनेस से एकदम से बाहर निकलती है। और थोड़ी देर बाद आप उसका कैप बंद भी कर दोगे। आपने मान लो 1 ग्लास 2 ग्लास पी ली, 2 लीटर की बॉटल ली, 1 ग्लास 2 ग्लास पीने के बाद बच गई, उसको बंद करके रख दिया। अब सील तो उसकी टूट गई, सील टूटने के बाद क्या, उसमें कुछ ना कुछ गैप बन जाएगा जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती जाएगी, और जितना प्रेशर पहले था अब उतना प्रेशर नहीं रह पाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। और जब हम उसको सील पैक करते हैं तो हम जितना प्रेशर लगाते हैं उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। इसलिए जब हम उसको पीते हैं तो स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा वो फ्रीजीनेस फील होती है, पर अगर हम उसका 1-2 ग्लास पी के बंद करके रख दें और उसके बाद में पिए तो इतनी फ्रीजीनेस नहीं हमें फील होती, क्योंकि उसमें से प्रेशर हट गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी घट गई। तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सेकेंड इज स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग का क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ ऐसे समझाती हूँ। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं ना वो अंडर वाटर ट्रैवल करते हैं। तो अंडर वाटर वो एक टैंक लेके ट्रैवल करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, बट ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, जैसे जैसे हम अंडर वाटर जाते हैं तो ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर लेते हैं, हमारे रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, बट नाइट्रोजन एज सच हमारी बॉडी के अंदर इतना कोई काम नहीं करती। वो एक इनर्ट गैस है, तो साथ में लेके हम चलते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो गैस जो सिलेंडर वो लेके जाते हैं ना उनके अंदर भी वो प्रेजेंट होती है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे स्कूबा डाइवर अंडर वाटर जाएंगे, जितना अंडर वाटर जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ता है, जितना अबव सी लेवल जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं माउंटेन्स पे, उतना प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ेगा अंडर वाटर तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी,
तो जो सॉल्युबिलिटी है ना ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, स्कूबा डाइवर्स की ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ जाती है। उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो एकदम से जब स्कूबा डाइवर अंडर वाटर से सरफेस पे आते हैं तो फिर प्रेशर कम हो गया, तो अब प्रेशर कम होते ही सॉल्युबिलिटी घटती है। तो जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नाइट्रोजन ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी थी वो एकदम प्रेशर से बाहर की तरफ आती है, तो प्रेशर से बाहर की तरफ आती है तो वो आ नहीं पाती बाहर, क्योंकि प्रेशर कम हुआ है तो सॉल्युबिलिटी एकदम से बाहर आएगी तो वो आ नहीं पाती। तो क्या होता है, हमारी जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स के अंदर वो नाइट्रोजन गैस बेंड्स क्रिएट कर देती है, और बेंड्स इज द मेडिकल कंडीशन, जिस मेडिकल कंडीशन की वजह से क्या होता है, हम उन जॉइंट्स को मोड़ भी नहीं पाते, उनको इधर उधर मोड़ भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन गैस फंसी हुई है। जब हम अपनी उंगलियाँ चटकाते हैं ना, ऐसी आवाज़ आती है, तो ये क्यों चटक पाती है, क्योंकि इन जॉइंट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। तो ये नाइट्रोजन गैस हमारे नॉर्मल प्रेशर पे है तो वो ईजिली आ जाती है, ईजिली ब्लड स्ट्रीम से बाहर चली जाती है। बट स्कूबा डाइवर के केसेस में एकदम से सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई और सरफेस पे आते एकदम से सॉल्युबिलिटी कम हुई, तो वो बाहर नहीं आ पाती। बाहर ना आ पाने की वजह से जो वो जॉइंट्स में इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट कर देती है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स अपने टैंक्स में नाइट्रोजन इनर्ट गैस है तो नाइट्रोजन की जगह हीलियम भर के लेके जाते हैं, कुछ पोर्शन हम हीलियम का भर के लेके जाते हैं, जिससे कि वो बेंड्स ना क्रिएट करे, ये मेडिकल कंडीशन ना क्रिएट करे। थर्ड इसका एग्जाम्पल है हाई एल्टीट्यूड्स पे। मैंने आपको भी बताया कि जब अंडर सी वाटर जाओगे, जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ऊपर जाओगे माउंटेन्स की तरफ उतना प्रेशर घट जाएगा। तो ऊपर की तरफ प्रेशर घटेगा तो ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे बहुत सांस चढ़ने लग जाते हैं, हमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है ऑक्सीजन गैस की बॉडी के अंदर। तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम होगी ऑक्सीजन गैस की हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली वहीं पर रह रहे हैं, तो वो कॉन्टीन्यूसली वहीं रहेंगे तो उनके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से उनकी सोचने समझने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं हो पाती, मतलब कि उनको ना ऐसे डिजीनेस सी आ जाती है कभी, या उनको दे आर अनेबल टू थिंक क्लियरली। इसलिए कहते हैं कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो बहुत सीधे होते हैं। इसलिए ये तो एक चलो कहावत है, पर फिर भी हम एक बात जो यहाँ पर साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, प्रेशर की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि प्रेशर कम रहेगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। तो ये बात तो सच है भाई कि पहाड़ी इंसान थोड़े भोले होते हैं, थोड़े सीधे होते हैं, और जो ये नीचे दिल्ली के लोग हैं ये बहुत चंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की जो उनके अंदर सॉल्युबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हैं वो, और वहाँ के लोग बेचारे इतने सोच नहीं पाते। तो इसलिए वहाँ पर एक कंडीशन, जिस कंडीशन में क्या होता है कि वो अनेबल होते हैं थिंक करने के, उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं अनॉक्सिया। तो ये सारे तीनों एग्जाम्पल्स हैं हेनरी लॉ के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी नोट्स बनाने के लिए। लास्ट हम एक क्वेश्चन करेंगे हेनरी लॉ पे बेस्ड, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, टेम्परेचर ये दे रखा है, इस टेम्परेचर पे वाटर के अंदर, यहाँ वाटर है, वाटर के अंदर नाइट्रोजन गैस को बबल किया जा रहा है। सुंदर से बनाते हैं, यहाँ हमारा वाटर है, वाटर के अंदर नाइट्रोजन गैस को बबल किया जा रहा है। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मिलीमोल्स निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने, किसके? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट हमेशा हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी फाइंड आउट करना है। अगर हमारा वाटर का जो अमाउंट है वो 1 लीटर दे रखा है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जो वॉल्यूम होगा वही इसका अमाउंट भी हो जाएगा, मतलब मास भी हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 लीटर की जगह मैं इसको लिख सकती हूँ 1000 ग्राम्स। नाउ अज्यूम करना है कि जो पार्शियल प्रेशर है ना नाइट्रोजन का वो 0.987 बार है, तो मैंने पी ऑफ नाइट्रोजन मान लिया 0.987 बार, एंड वी आर हैविंग के एच की वैल्यू ऑल्सो, के एच इक्वल्स टू 76.48 बार। अब मेरे को फाइंड आउट करना है इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो सिंपल मैं यहाँ हेनरी लॉ लगाऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, P nitrogen is equals to KH multiply chi of nitrogen. Chi is mole fraction. Mole fraction क्या होता है? Number of moles of solute divided by number of moles, total number of moles. तो Pn2 मेरे पास है, KH भी मेरे पास है, मेरे पास chi नहीं है, तो मैं पहले chi को फाइंड आउट कर लेती हूँ। chi N2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अब वाटर है 1000 ग्राम और N2 बहुत थोड़ा सा, क्योंकि गैस है तो गैस की इतनी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी ओपन कंटेनर के अंदर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो है उनको मैं इग्नोर कर सकती हूँ। तो मैं ये बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली बराबर किसके होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बराबर होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे। तो काई N2 मैं फाइंड आउट करूँगी इस तरह से, N ऑफ N2 डिवाइडेड बाय N ऑफ H2O। H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो मेरे को फाइंड आउट करना ही था, यही तो था मेरा क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी मिली मोल्स। मैं इसको फाइंड आउट कर लूँगी, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका गिवन मास है 1000, मोलर मास वाटर का होता है 18। तो काई N2 इक्वल्स टू N ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास डिवाइड में 18 आएगा, वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मैं इसको उठा के, ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, मैं इसको एज इट इज़ उठा के यहाँ से यहाँ पर रख दूँगी। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो ये मेरा प्रेशर ऑफ N2 है, गिवन है 0.987 बार, KH गिवन है 76.48 मल्टीप्लाई काई N2 ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 18। तो मैं यहाँ से जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को कैलकुलेट करूँगी ये इधर लेके जाके, तो मेरे आएंगे 0.716। तो दिस इज़ द आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा हेनरीज लॉ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड्स में भी आता है और कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। तो इसके आगे हमारा रह गया, हमने 2 तरह की सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी पढ़ ली। थर्ड हमारा लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस रह गया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।